कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में एक ज्वाइंट फैमिली रहती थी। घर की बड़ी थी जरका बेगम, जिनके 2 बेटे थे, अबुन और आदिल। अबुन की बीवी थी हया, गरीब घर की, जबकि आदिल की बीवी सदिया थी, जो अमीर ख़ानदान से आई थी और शादी में गाड़ियाँ, सोना, फर्नीचर सब कुछ लाई थी। जरका बेगम का झुकाव हमेशा से सदिया की तरफ था। हया की तरफ वो सिर्फ इतना ही देखती थीं कि ये तो गरीब की बेटी है, देज़ में कुछ नहीं लाई। रोज़ का मामूल, तंज पंज तबसरे। एक सुबह जरका बेगम, हया, ज़रा जल्दी 2 रोटियां सींक दे, मुझे बाहर जाना है। हया, इमुआहे जी, मैं सहर को पढ़ा रही हूँ, कल इसका टेस्ट है। जरका बेगम, हाँ हाँ, जैसे ये कोई डॉक्टर बनने जा रही है। रोटी तो दे दे, और हम चाय पकौड़े भी साथ बना देना। सदिया पीछे से तंज करती हुई, इमुआहे, मैं तो कहती हूँ गरीब घर की यही सब करेगी, वरना लाई क्या है इसने। हया खामोशी से किचन में चली जाती है। 20 मिनट में चाय पकौड़े और रोटियां सब तैयार। जरका बेगम, वाह, इतनी जल्दी, बासी तो नहीं है। हया, नहीं इमुआहे जी, मैंने बेसन पहले से भून के रखा था, सब्जियां भी कटी हुई थीं, इसीलिए जल्दी हो गया। सदिया फिर तंज, हाँ भाई, गरीब को वक्त ही वक्त है। दोपहर अबुन और आदिल घर आते हैं। आदिल खुश होकर बोलता है, आदिल भाभी, दिल कर रहा है आपके हाथ चूम लूं। आज दफ्तर में सारे लोग आपकी रोटियों की तारीफ कर रहे थे। सदिया चढ़कर, मेरे हाथ के तो कभी नहीं चूमे, शायद मेरे पापा ने जो गाड़ी और सोना दिया था वो कम पड़ गया। जरका बेगम, हाँ सदिया ठीक बोल रही है। हया तो चमौनू भी नहीं लाई थी, बस अबुन को पसंद आ गई तो शादी हो गई। हया खामोश, हमेशा खामोश। एक दिन माँ की तबीयत खराब। हया, इमुआहे जी, मैं 3 दिन के लिए अम्मू के पास जाना चाहती हूँ, उनकी तबीयत बहुत खराब है। जरका बेगम गुस्से से, और घर का काम कौन करेगा। सदिया, वो क्यों करे, इसके बाप ने इतना दहेज दिया है, काम करवाने के लिए थोड़ी दिया था। सदिया, जी हाँ, मैं क्यों किचन में जाऊं, मेरे पापा ने कोई कम सुना दिया था क्या। जरका बेगम, एक काम करो, अपनी भाभी को बुला लो, वो आए घर संभाले, फिर तुम जा लेना। हया आंसू पोंछती है और भाभी को सारी बात बता देती है। भाभी की आमद। हया की भाभी महरीन अगले दिन ससुराल आ जाती है। जरका बेगम हैरान, अरे महरीन, तुम तो बड़ी अमीर हो, फिर भी किचन में। महरीन, इमुआहे जी, घर वालों को अपने हाथ का खाना खिलाने में मज़ा आता है। दहेज इसलिए नहीं दिया था कि ससुराल वाले नौकर समझी। ये सुनकर सदिया की आंखें फैल जाती हैं, मगर बोलती कुछ नहीं। घर की एक औरत बोलती है, अरे महरीन, तुम लोगों ने इतना दहेज दिया था, फिर भी खाना बनाती हो। महरीन मुस्कराकर, दहेज ये नहीं सिखाता कि घर को भूखा रखो, काम तो सबका होता है, और इज्जत अखलाक से मिलती है, सोने से नहीं। सदिया जलकर बोलती है, तो फिर मेरी सास मेरे आगे क्यों हाथ जोड़ती है, सारा सोना मेरे नाम है। जरका बेगम को पहली बार धचका लगता है। अगली सुबह फैसला। अबुन ने रात को सुन लिया था। अबुन, हया, अपना सामान पैक कर लो, हम यहां से जा रहे हैं। हया चौंक कर, इतनी जल्दी। अबुन, हाँ, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं कि तुम घर का काम करो, लेकिन ये नहीं कि तुम्हारा पूरा खानदान हमारे घर का नौकर बने। अगले दिन वो लोग घर छोड़ देते हैं। घर के हालात अलिफाल जाते हैं। सदिया और सास दोनों किचन में खड़ी। सदिया, इमुआहे जी, 2 रोटियां देना। जरका बेगम, मैं क्यों दूं, मुझे चक्कर आता है। सदिया, तो फिर बाहर से मंगवा लेते हैं। बाहर की रोटी आती है, काली, सख्त, ठंडी। जरका बेगम पहली लुकमा लेते ही, आनवा लिल्ला, ये तो रबड़ है। अरे हया के हाथ की तो खुशबू आती थी, इसकी माँ ने दहेज नहीं दिया था।
मगर इसने अरसों की दहेज तो दी थी। सदिया बेचैन होकर बोली, ए मुआहे, सारा सोना दे दें, बस मुझे रोटियां नहीं बनानी। जरका बेगम उठती हैं, सोने के सारे चूड़ियां गहने लाकर सदिया के हाथ पर रख देती है। ये लो, मुझे इस उम्र में सोना नहीं चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, जिसकी कदर हमने कभी की ही नहीं। और फिर साफ अल्फाज में, आज के बाद इस घर में रहेगी तो काम करेगी, वरना दरवाज़ा खुला है। सदिया पहली बार चुप हो जाती है। कहानी का इख्तिताम, एहसास की रोशनी। एक हफ्ते बाद जरका बेगम अबून और हया के घर जाती है। दरवाज़ा खोलते ही हया घबरा जाती है। इमुआहे जी अब। जरका बेगम उसके सामने हाथ जोड़ती है। बेटी, मुआफ़ कर दो, हमने सोना देखा, रिश्ता नहीं देखा। दहेज की चमक ने आंखों को अंधा कर दिया। मगर जब रोटियां नसीब ना हुईं, तब समझ आया कि असल दहेज तो वो होता है जो दिल में इज्जत छोड़ जाए। हया की आंखें नम हो जाती हैं। वो आगे बढ़कर सास को गिले लगा लेती है। इसी लम्हे अबून और बच्चे भी कमरे में आ जाते हैं और घर में पहली बार मोहब्बत की खुशबू, गलतियों की मुआफ़ी और सोने से ज्यादा कीमती दहेज की रोटी दोबारा लूट आती है।